दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकमात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच घटना चक्र का जो बीपीएससी पीवाईक्यू है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का, उसमें घटना चक्र का जो है संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के आया हूँ। ठीक है, संपूर्ण आधुनिक यानी कि मॉडर्न इतिहास संपूर्ण कराने वाला हूँ। लगभग 600 के लगभग इसमें क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ठीक है, बोल रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्मीडा। यहां पे बोल रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ, यानी कि 1505 से 1505 में आगमन हुआ और 1509 तक रहे। ठीक है, वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था। देखिए यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है कब भारत पहुंचे, तो 1505 में, और 1509 तक यहाँ पे क्या रहे, वायसराय रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। देखिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, चलिए डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है, बोल रहा है पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा हुगली को, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हुगली को जो है अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, तो जहांगीर जो है खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया, तो इसको हॉकिंस को किया। किसको, हॉकिंस को। ठीक है, डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है हॉकिंस, हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। हॉकिंस कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और व्यापारी था। ठीक है, वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। ठीक है, वह जो है जहांगीर के नाम से जो पत्र भेजा था, कौन, तो जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स प्रथम इंग्लैंड से जहांगीर के नाम से पत्र भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो वो 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। कौन, तो हॉकिंस। ठीक है, बोल रहा है कि अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो है इस 1608 में जेम्स प्रथम का पत्र 1608 में सूरत पहुंचा। ठीक है, पहले वो पहुंचा कहाँ, सूरत। ठीक है, फिर अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। ठीक है, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसबदार तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। ठीक है, जहांगीर जो है हॉकिंस को कौन कौन सा उपाधि दी, यहाँ पे 400 मनसब, ठीक है, 400 मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिरंगी खां के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंग्लिश खान के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये किसको, हॉकिंस को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। बोल रहा है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो ये हो जाएगा सूरत में। ठीक है, कहाँ की, सूरत में। बोल रहा है कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, यानी कि सूरत से जो है मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। ठीक है, 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। ठीक है, कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत में
बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। ठीक है, इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, यहाँ से अंग्रेज ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? देखिए, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो जो है भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। चलिए, बोल रहा है सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। कब उपस्थित हुए? ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी 1616 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री अपने पटना में स्थापित की? ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1632। ठीक है, 1632। बोल रहा है पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका। यानी कि ये कोई प्रमाण किसी जो है ना स्टैंडर्ड बुक में कोई प्रमाण नहीं मिला है, किंतु बिहार लोक सेवा यानी कि जो बीपीएससी जो है द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है, ये कंटिन्यू पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। इसका उत्तर जो है 1632 लिया जाता है। ठीक है, कुछ अप्रमाणिक स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोडा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? सर्वप्रथम जो है किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो ये हो जाएगा कौन? औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बोल रहा है मुगलों का अंग्रेजों यानी ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चौर्नक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण पूछा है, तो कौन सा तत्कालीन कारण था? तो यहाँ पे था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेज जो है फ्रांसीसी जहाज को क्या कर लिया था? किडनैप कर लिया था। ठीक है, यही तत्कालीन कारण था कर्नाटक युद्ध का। चलिए थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। बोल रहा है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थेमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-शापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है 1760। यहाँ पे 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था?
यानी कि 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध था वो किसके किसके बीच लड़ा गया? तो एक तरफ से तो अंग्रेज था और दूसरा तरफ फ्रांसीसी था। कौन? फ्रांसीसी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वांडीवास युद्ध यानी कि जनवरी 1760 में लड़ा गया अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर अयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो मंगलूर की संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे ये 1784 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1784 में किए गए थे। किसके किसके बीच किए गए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच? टीपू सुल्तान के बीच। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां बोल रहा है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत हो गया। ठीक है, द्वितीय मैसूर युद्ध कब चला? 1780 से 1784 तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? देखिए स्वाली के स्थान पे हराया, तो ये हो जाएगा थॉमस बेस्ट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका डिस्कशन है दोस्तों। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वापल्ली यानी कि स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों ने सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। यानी कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा, ठीक है, अफीम यानी अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार से ही होता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु क्या था? प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। इसका डिस्कशन जस्ट ऊपर में करवाए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? देखिए मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया? तो ये मोहम्मद रजा खां को बनाया। किसको बनाया? मोहम्मद रजा खां को। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं इसका डिस्कशन है, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1665 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को, ठीक है, अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 26 लाख रुपया देगी। ठीक है, तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा, ठीक है, मोहम्मद रजा यानी मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त की थी। ठीक है, मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व तो कंपनी का था। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। बोल रहा है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आयोग भी इस पे कन्फ्यूजन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक बार देख लेते हैं घटना चक्र क्या बोल रही है। बोल रहा है बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले के पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, यानी कि बिहार इसको जो है ना निरस्त कर दिया इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया, तो शाह शुजा से किया। किससे किया, शाह शुजा से। चलिए इसको देख लेते हैं। बोल रहा है पंजाब अहमदाबाद अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब जो है अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। किसके साम्राज्य का भाग था पंजाब, अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। इधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मुहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर यानी कि कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोहिनूर हीरा जो है भेंट में रंजीत सिंह को किसने दिया, तो शाह शुजा ने। किसने, शाह शुजा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 18वां नंबर क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान जो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। कहाँ, श्रीरंगपट्टनम को। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बोल रहा है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, तो वो टीपू सुल्तान। ठीक है, और इसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेज के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब कुस्तुतुनिया यानी आधुनिक इस्तांबुल, ठीक है, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की, तो अंग्रेज जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की। किसके साथ की, टीपू सुल्तान के साथ। बोल रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यदि यहाँ पे पूछा जाए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 यानी कि आधा भाग अंग्रेज तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के कर्जनों हर्जाने के रूप में टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपये अंग्रेज को देना था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे।
देखिए, टीपू सुल्तान के 2 पुत्र को अंग्रेज कब्जा कर लिया था और उसको बोले जब तक टीपू सुल्तान जो है 2 करोड़ यानी 3 करोड़ रुपया नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र जो है अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, देखिए, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो ये किसने कहा था? ये कर्नवालिस ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ। ठीक है, यहाँ पे है, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उसके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों की बंदी बना लिया। देखिए, कितने ठगों को बंदी बनाया? 1500 ठगों को बंदी बनाया। अनेक ठगों को फांसी दे दी, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया? कौन सा सामाजिक सुधार जो है विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया? ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका विलियम बेंटिंग जो है 1 और 2 और 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। 1, 2 और 4 यानी सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों को संगठित गिरोहों का दमन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। बोल रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 ईस्वी में बंगाल के प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंग के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन को प्रावधान किया गया था। बेंटिंग ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंग ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। ठीक है, 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया, यानी कि 1835 में कहाँ चला गया? इंग्लैंड। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। ठीक है, चलिए, तो अतः 1, 2 और 4 सही है, इस कारण विकल्प सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? ठीक है, तो कौन सिंध विजय करके उसका अधिकरण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपियर। क्या हो जाएगा? नेपियर। चलिए देखते हैं। बोल रहा है, 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। ठीक है, विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। ठीक है, चलिए, सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में, एक सेकंड दोस्तों, बोल रहा है 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय यानी सिंध का विलय जो है ब्रिटिश भारत में कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में जो है द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है, द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल के क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंगस ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। ठीक है, यानी कि पद से हटा दिया। चलिए हम लोगों के सामने है, एक सेकंड दोस्तों, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो द्वैध शासन का जनक जो है आपको सर विलियम कर्टिस को माना जाता है। किसको? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिस कर्टिस को। चलिए, बोला है सर लियोनिस कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन किस ब्रिटिश, ठीक है, किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने थोड़ा डिटेल है। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज बिछाई गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, चलिए बोल रहा है मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बर्खास्त भूमि का वापसी मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 27वां नंबर क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58, यानी कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो है 1856 से 1858 तक लॉर्ड कैनिंग रहा था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 28वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? यानी अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों यानी कारतूसों के से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे है दिसंबर, एक सेकेंड, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, ठीक है, के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। ठीक है, इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग में मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चय पर्यंत है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। ठीक है, चलिए चर्बी वाला कारतूस तो जो है 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। बोल रहे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था 1857 के नेतृत्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
डिस्कशन है। 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला, यानी अभी वर्तमान भोजपुर जिला पड़ता है, मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरोध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्राकृतिक ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। देखिए इसकी मृत्यु कब हो गई? 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 30वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह किया। कौन किया? कुंवर सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 31वां नंबर क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विकल्प में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? यानी जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विकल्प में क्रांतिकारी थी? ये कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? जगदीशपुर के। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में, ठीक, 1777 में जन्मे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का जन्म क्या हुआ, कब हुआ था? 1777 ईस्वी में। ठीक है, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये क्या हो जाएगा? जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 34वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो किस जगह? ये आरा में शामिल हुए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इन प्रश्न पर उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होगा। अब देखिए सही उत्तर इसका आरा होना चाहिए, लेकिन पटना माना है। ठीक है, तो इन लोगों का मामला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहब कानपुर से। ये यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 1857 में ये सब ने भाग लिया था। चलिए अगले थोड़ा डिटेल है। बोला है ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्लाह शाह ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर ई होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 36वां नंबर क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे।
तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना से। इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूतन कुंवर सिंह, तो यही कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीनी गई थी। ठीक है, उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये केंद्र कहाँ पे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। क्या हो जाएगा? जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था। ठीक है, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दी, अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कि कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट अय्यर द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ठीक है, तो ये बिहार से किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में कुंवर सिंह किया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए बोल रहा है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट, ठीक है, अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों यानी कि धर्म अनुयायियों का आह्वान, ठीक है, करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों के परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अरे चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? ये गालिब ने, मिर्जा गालिब देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ठीक है, तो विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो इसका सही आंसर डी लिया है। ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारी की योग्यता के बल पर अंग्रेज हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोह बनाने में सहायक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इसका ग्वालियर में मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई? ग्वालियर में। चलिए बोला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। तो देखिए लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में ही, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में भाग कौन नहीं लिया, कौन नहीं लिया था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि 2 इधर हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? साहूकार। 2 यानी कि साहूकार और 1 जमींदार। साहूकार और जमींदार यानी कि 2 और 4, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं।
बोल रहा है 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज को सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़े के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेज की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ठीक है। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, ठीक, कश्मीर के महाराज तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदार ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की, यानी कि बाद में टिप्पणी की, गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। देखिए यहाँ पे कैनिंग जो है टिप्पणी की, जो ये जो है ना, ये सब जो जमींदार वहाँ पे साहूकार जो था, जो 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुआ, वो हम लोग के लिए एक तरह के बांध का काम किया हम लोगों के लिए। ठीक है, नहीं तो हम लोग को एक ही बार में उड़ा करके ले जाता ये विद्रोह। ठीक है, वरना यह तूफान एक ही लहर में बहा के ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों की आलोचना करते थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदार ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ठीक है, ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना यह सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के लिए ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की मदद की। क्या ये सही है? चलिए अगले देखते हैं। बोल रहा है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज की मदद की, पैसा से नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। तो इसका सही कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48वां नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका जो है ये मुंगेर जो है अप्रभावित रहा। कौन सा? मुंगेर। चलिए बोल रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान में भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्हें विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में जो है बेगम ऑफ अवध इसका नेतृत्व में आगे बढ़ा। ठीक है, चलिए बोल रहा है लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र वीरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। थोड़ा डिस्कशन है। बोल रहा है 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजनाएं एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर कमजोर था। उनके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। ठीक है, साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उसमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दबंगई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्था स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 91 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है विचार करें कथन को। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बोल रहा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें के शासन उनका साथ देने में कतरा गए। ठीक है, नीचे दिए गए कोड में सही से उत्तर चुनिए। नीचे के कोड में सही से उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि दोनों सत्य है। ठीक है, को और खो और सही स्पष्टीकरण, यानी कि ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग के सामने 52वां नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत की सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 53वां नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ठीक है, तो बोल रहा है गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत। ठीक है, इन लोगों को चयन किया था। ठीक है, चलिए थोड़ा डिस्कस देख लेते हैं। बोल रहा है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये सर जेम्स आउट्रम एंड ब्लू टेलर। ठीक है, सर जेम्स आउट्रम एवं ब्लू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था, ठीक, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था।
सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था, ठीक है, और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। क्या? बी डी सावरकर। चलिए बोल रहा है बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने हम लोगों के सामने 56वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज की नव संगठन से संबंधित था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पील आयोग। क्या हो जाएगा? पील आयोग। बोल रहा है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई, ठीक है। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिक से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 में रखा गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, ठीक है, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसे अग्रिम भुगतान कर देते थे। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने लगते थे। नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर को, जो बहुत ही कम था, ठीक है, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र नील दर्पण नामक नाटक लिखा। नील दर्पण नाटक किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोला है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन? तो ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 59वां नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये हो जाएगा रैयतबारी। क्या हो जाएगा? रैयतबारी। बोल रहा है रैयतबारी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करम शाह। पागल पंथ का स्थापना किसने की? तो हो जाएगा करम शाह। यहाँ पे है पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों एक सेकंड उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा
वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर नियुक्त किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है कराजी कौन था? तो कराजी कौन था? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल के अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1818 से 1862 के दौरान चलता रहा। अंत में इन संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फरेजी आंदोलन का हाजी शरीयतुल्लाह। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह। देखिए कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को किसने किया? गुरु राम सिंह। बोल रहा है कि कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तन हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरमल द्वारा की गई, जिन्हें मुक्त सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 64वां नंबर क्वेश्चन है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। 1875 के दक्कन का दंगा कब हुआ था? 1875 में। तो इसका तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण था जो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैं डिस्कस कम कराने का कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए हम लोगों के सामने 65वां नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 66वां नंबर क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 67वां नंबर क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बघेरा विद्रोह जो है ये बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 68वां नंबर क्वेश्चन है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ई माना गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है किसी भी प्रमाणिक स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। ठीक है, संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 ईस्वी तथा 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोल रहा है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? खोंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है ये कब हुआ था?
यहाँ पे दिया गया है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह को एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए विद्रोह कोल विद्रोह है जो कि 1831-32, संथाल विद्रोह जो है 1855-56 तथा मुंडा विद्रोह 99 से 90, यानी कि 1899 से 1900, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 71वां नंबर क्वेश्चन है। 1855 में ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ठीक है, तो इसका मेजर बारो को। किसको हराया? मेजर बारो को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 72वां नंबर क्वेश्चन है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे संथाल सिद्धू और कानू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 73वां नंबर क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह का नेता था, तो ये सिद्धू और कानू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1895 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 77वां नंबर क्वेश्चन है। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 78वां नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ये झारखंड के पक्ष में थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह जो हुआ था वो सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है हौज विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था 1820 से 21 के विद्रोह था दौरान हुआ। 81 नंबर बोल रहा है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, यहाँ पे है छोटा नागपुर की हो जनजाति ने 1820 से 21 तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 82वां नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? यह हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, बी नंबर हो जाएगा। बोल रहा है हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगरम के राजा तमिलनाडु के पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है? यानी कि आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का उल्लेख? तो ये हो जाएगा नील विद्रोह, ये सन्यासी विद्रोह का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 84वां नंबर क्वेश्चन है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये रिपन ने रद्द किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोल रहा है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था।
तो ये हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी, तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश का रचना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा W.H. सिलीमैन को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोला महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस वर्ष? तो 1937। यहाँ पे देखिए, बोला वी.डी. सावरकर वर्ष 1937 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? ये वी.डी. सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों को से जुड़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। चलिए बोल रहा है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौता पर हिंद द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। चलिए 97 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 97 नंबर, चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो अभिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1916 में। चलिए 101वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोग के सामने 101वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। तो ये हो जाएगा भाईचारा, स्वतंत्रता समानता एवं भाईचारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अभी हम यहीं तक रखते हैं और 102वां नंबर यानी कि यहाँ से 101 तक हम करवा दिए और 102 नंबर से लेकर के और जितने भी इधर क्वेश्चन बाकी है इस घटना चक्र से मैं टोटल करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि एक वीडियो में करवाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। इस सेकेंड वीडियो में लगभग टोटल करवाने का कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव।